सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, तो सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और मेरा नाम पुष्कर उपाध्याय है। मैं ग्राम टोंगा, ब्लॉक रेवतीपुर, जनपद गाजीपुर, उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। और सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप यहाँ तक आए और आप मुझे अपने चैनल पर ये मौका दे रहे हैं। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो भी है, क्योंकि अब बड़े भाई हैं आप हमारे, तो इस तरीके से मान लीजिए सोशल मीडिया की जो फॉर्मेलिटी है तो उसको भी करना कहीं ना कहीं जरूरी होता है, क्योंकि हम आप जानते हैं हमारा आपका रिश्ता क्या है, दर्शकों को बताना भी आवश्यक होता है, तो इसलिए कैसे मन में आया कि नहीं अब जो है हमको सिंगल लाइन में जाना है, अब जो है हमको बड़े बड़े मंचों पर जाकर अपना जलवा बिखेरना है। देखिए, जैसा कि मैंने जब से होश संभाला मैंने खुद को गाते हुए पाया। और मेरी माता जी बताती हैं कि 2.5 साल की उम्र जब मेरी थी तब मैंने रफ़ी साहब का एक गीत पत्थर के सनम तुझे हमने, ये वाला गाना मैंने तैयार कर लिया था। तो गाना तो तब से शुरू हुआ और गाना चलता रहा। स्कूल में जो फंक्शंस होते थे या कहीं गांव में कहीं किसी के घर पे रामायण कीर्तन हो गया, वहाँ पे हो गया, भजन कार्यक्रम हो गया, तो गीत संगीत उस तरीके से चलता रहा। और बचपन से एक चीज़ दिमाग में थी कि जैसे ये मेरी माँ का सपना था, वो भी गाती हैं, लेकिन उस समय में, उनके समय में, उस दशक में महिलाओं के लिए जो लोगों की सोच थी और खासकर संगीत के क्षेत्र में, तो ग्रामीण क्षेत्रों में उतने ऊपर नहीं थी। तो ये मेरी माँ का सपना था और इस सपने को मैंने भी कहीं ना कहीं जीना शुरू कर दिया बचपन से, क्योंकि ये जेनेटिक था मेरे अंदर। तो जब सपने को जीना शुरू किया तो क्लास 2nd 3rd में जब मैं था, मुझे याद है, तो रियलिटी शोज आते थे टेलीविजन पे। रियलिटी शोज में देखता था तो मेरी मम्मी कभी कभार देख के रोने लगती थी। कहती थी कि मेरा भी बेटा उस लायक है कि वहाँ जाए, लेकिन चूंकि प्लेटफॉर्म नहीं था उस समय, इतनी जानकारी नहीं थी, तो मेरे मन में आया कि मुझे भी सिंगर बनना है, करते रहना है धीरे 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 धीरे। लेकिन दिमाग में था कि चूंकि अब देखिए हम जिस क्षेत्र से हैं वहाँ संगीत को लेकर लोगों की एक सोच है, और सोच इसलिए भी है क्योंकि उस तरीके से किसी ने, चूंकि यहाँ से लोग निकले हैं और मुंबई तक का सफर, अच्छा खासा सफर तय किया लोगों ने, लेकिन लोगों ने कुछ किया नहीं है, तो लोगों को लगता है कि इसमें आदमी जाएगा तो फ्लॉप हो जाएगा। चूंकि हमारे क्षेत्र में मध्यम वर्गीय परिवार ही हैं, और हम जब मध्यम वर्गीय परिवार के लोग होते तो पहली सोच ये होती है कि अपने आप को नौकरी पर स्टैंड कर ले जाए। चलिए, लोगों का काम है, लोग कहते हैं, और हमको जो है किसी भी फील्ड में अगर हम जाते हैं तो लोग जो है टिप्पणी करते हैं, लेकिन हमको उस फील्ड में जाना है, हमको अपने लक्ष्य से मतलब रखना है। जैसा कि अगर पढ़ाई की हम बात करें तो आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई और कब हुई? क्लास LKG से लेके 1 तक की पढ़ाई मैंने इसी अपने गांव ग्राम टोंगा से नवगति विद्यालय से की। कक्षा दूसरी से 8वीं तक की पढ़ाई मैंने रेवतीपुर में RNR इंटरनेशनल स्कूल से की, और 9वीं से, और अभी वर्तमान में 12वीं में हूँ, गाजीपुर जनपद के शाफेज पब्लिक स्कूल में अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। और साथ साथ संगीत सीखना भी होता है। 9वीं में आया, जब गाजीपुर में पहुंचा तो वहां से एक माइंडसेट क्लियर हो गया कि अब करना है तो सिर्फ म्यूजिक करना है। 8वीं तक चूंकि गांव में था, एक डर लगा रहता था, उसी माहौल में लोगों ने ढाल दिया था, तो मन में था कि हाँ, पहले एक सिक्योरिटी अपने साथ लेनी है, उसके बाद एक नौकरी करनी है या डॉक्टर बनना है, ये दिमाग में था। हमारे घर में वो फील्ड है डॉक्टरी वाला, मेडिकल लाइन वाला, हमारे दादाजी डॉक्टर थे। जैसे कि अगर फील्ड की, अगर जैसे आपने बात किया, जैसे हम किसी भी फील्ड में जाते हैं, जब एक छोटा बच्चा जो है स्कूल में जाता है, सबसे शुरू में जब जो भी मतलब हम बच्चे को पढ़ाने के लिए, अपने छोटे भाई हो, जो भी लोग हम पढ़ाने के लिए स्कूल में जाते हैं, तो उनका एक सपना होता है, गोल होता है कि हम जाकर जो है बड़े बड़े मंच हो या जो जहां भी हो, IAS PCS के अधिकारी की, लेकिन आपने सिंगल लाइन को क्यों चुना? देखिए, मैंने पहले भी बताया कि चूंकि ये जेनेटिक था और मेरी माँ के उस सपने को मैंने जीना शुरू कर दिया, तो एक नेचुरल चीज़ जब आपके साथ होती है, नेचुरल प्रोसेस होता है ना, तो आपको उसके लिए समय निकालना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिक ही निकल जाता है। तो जब भी मैं कभी गाने बैठता था, अभी भी बैठता हूँ, तो मुझे लगता है कि सुकून मिल रहा है। यहाँ तक कि घर पे अगर कभी कोई डांट दिया, जैसे मम्मी पिताजी ने कोई गलती हुई, कभी डांट दिया, या कभी छोटी मोटी जैसे अगर बहसें हो गई अगर, तो उस समय जब मेरा मूड भी ऑफ हुआ अगर, तो मैं अपने कमरे में जाऊँगा, हारमोनियम लूंगा, बैठूंगा, उसी से मुझे सुकून मिलता है। मूड खत्म, सारे एकदम उस समय 5 मिनट हम हारमोनियम लेके बैठते हैं, एकदम सारा टेंशन खत्म, लगता है कि हाँ, ये है अपने लिए, यही अपना है, इसके अलावा कोई अपना नहीं। क्या सुनाएंगे? दर्शक भी हमारे उतावले हो रहे हैं। कैसा है कि जो फोटो फ्रेम में, जो भी वीडियो में एक बच्चा दिखाई दे रहा है, तो मैं अपने दर्शकों को भी इनका सिंगिंग की अगर हम बात करें तो बहुत सारे गाने भी हैं इनके पास, बहुत सारा, एक जैसे कहते हैं कि एक हुनर को हम पहचानने के प्रयास करेंगे, ऐसा गाने
गाने की अगर हम बात करें तो गाना भी हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे, कि थोड़ा सा आप कुछ गुनगुनाएं। जी, तो अब आप बताइए। चूंकि मैं वर्सेटैलिटी पे काम करता हूँ, मेरी जो फेवरेट चीज़ है म्यूजिक में, सिंगिंग में, मैंने देखा है आजकल के टाइम में जो सिंगर्स होते हैं, एक बड़ा सिंगर आया, वो जो अपनी क्वालिटी देता है, छोटे जितने भी सिंगर्स हैं वो उसी ट्रैक पे चलना शुरू कर देते हैं, वर्सेटैलिटी पे काम नहीं कर रहे हैं। चूंकि मेरे आइडल रफ़ी साहब हैं, मोहम्मद रफ़ी, उनको गा के, उनको सुन के मैंने गाना शुरू किया, तो पहला गीत उन्हीं का रखूंगा। बिल्कुल। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। क्या बात है। रफ़ी साहब का और कुछ? रफ़ी साहब के बाद अब आप थोड़ा सा हमारी मदद कीजिए, क्योंकि देखिए मैंने कई सिंगरों को ट्राई किया, मेरा एम जो है कि मैं सबके गानों को लेके चलता रहूं, तो 70 का दशक जैसा कि 70 की दशक की बात करें, 90 की दशक की बात करें, इस समय जो भी गाने चल रहे हैं, थोड़ा सा आप जी, तो इस समय वाले 70 के अगर दशक 70 के दशक में रफ़ी साहब के अलावा अगर कोई सिंगर सबसे ग्रेट हुआ तो किशोर दा। किशोर दा का एक गाना है, बड़ा ही बेहतर गाना है, और किशोर दा का भी है, मुकेश जी का भी है, दो अलग अलग गाने हैं, मैं दोनों सुनाना चाहूंगा। तो किशोर दा का पहले गाना है, चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए, चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए, मिलन की मस्ती भरी आँखों में, हजारों सपने सुहाने लिए हो, चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। क्या बात तो है। ये किशोर दा का गाना है, और कुछ उस दशक के जो गाने होते थे ना, लगता था कि हाँ वो गाने कहीं ना कहीं हमारे लिए ही लिखे गए हैं, सुनने पे आज भी समझ में आता है। आप उस समय का, जैसा कि अगर गाने की आपने बात की, तो हम परिवार के साथ में बैठकर उस गाने को सुन सकते हैं। जी जी। अब चूंकि भोजपुरी हमारा क्षेत्र है, तो मेरा मानना है कि ये हमारे पास ये हमारा भाग्य है, सौभाग्य है कि भोजपुरी हमको सीखना नहीं पड़ा कहीं। जैसे एक गायक के लिए सबसे बड़ी जो खूबी होनी चाहिए वो ये होती है कि कितनी भाषाओं में गा सकता है, गाना तो है कितनी भाषाओं में। तो मेरे पास ईश्वर की कृपा है, सौभाग्य है मेरा कि मुझे भोजपुरी में गाने को मिला। अच्छा, भोजपुरी में भी मैंने किशोर दा को सुना है, उनका एक बड़ा ही मशहूर गीत था 70 के दशक का किशोर दा का, केने केने जाई के करा से जा सुनाई, हाय केने केने जाई के करा से जा सुनाई, दुख होला रे हो, दुख होला रे प्रीतिया में, बड़ा दुख होला, केने केने जाई के करा से जा सुनाई। तो ये एक भोजपुरी थी, किशोर दा की थी। और 70 के दशक में आपने जैसा कहा कि कुछ और, तो एक गाना मुकेश जी का है जो मेरा पसंदीदा गाना है, क्योंकि वो हर समय पर हर व्यक्ति के लिए वो गाना लागू हो सकता है, हर व्यक्ति पर। उस गाने के बोल कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मशरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे, मैं पल दो पल का शायर हूँ,
पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, क्या बात है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। तो 70 के दशक में ये कुछ चुनिंदा मेरे पसंदीदा गाने हैं। बीइंग एज ए म्यूजिशियन मुझे सीखना हर तरह के गीतों को है, लेकिन अपनी जो चॉइस थी मैंने वो आपके और आपके दर्शकों के सामने रखने का प्रयास किया। और कुछ सुनाएंगे? जी बिल्कुल, ये 70 का दशक था। अब 90 के दशक में एक अलग जो है अलग तरह का माहौल आया संगीत में। उसने संगीत, भारतीय संगीत को, लाइट म्यूजिक को और चरम पे रखने का प्रयास किया। उसमें मेरे फेवरेट सिंगर्स जेन्युइनली वो सभी के हैं, सानू दा, कुमार सानू और उदित नारायण साहब। तो पहले उदित नारायण जी का गाना है कि उनका एक गाना है, तुम छुपा ना सकोगी मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगी वो अंदाज हूँ, गूंजता हूँ जो दिल में तो हैरान हो क्यों, मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज हूँ, सुन सको तो सुनो धड़कनों की जुबान, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ, कैसी सरहदें कैसी मजबूरियाँ, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। बहुत जबरदस्त। ये उदित नारायण साहब का गीत रहा। तो जैसा कि आपने 70 की अगर हम बात करें, 90 की अगर बात करें, अब जो है इस समय 2024 का समय चल रहा है, कार्यकाल चल रहा है। तो जैसे पीछे आपने गाने सुने होंगे 70-90 की अगर हम बात करें, तो उस समय में गाने में क्या अंतर था और आज के गाने में क्या अंतर है? देखिए, थोड़े कड़े शब्दों में बात होगी, लेकिन सीधी बात ये है कि मैंने जो ऑब्जर्व किया है एज ए लिसनर, म्यूजिशियन हटा दीजिए, मैंने जो सुन के ऑब्जर्व किया है और जिस तरह मैं संगीत को साधना मानता हूँ, तो 70 के दशक में जो म्यूजिक डायरेक्टर्स होते थे, जो म्यूजिक प्रोड्यूसर्स होते थे, लिरिसिस्ट होते थे, जिन्होंने गाने लिखे, गाने बनाए, और उस समय स्टूडियो का दौर नहीं होता था, लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, ऐसे माइक लगा दिया जैसे आप अभी कर रहे हैं। उसी समय, अब उस समय पूरा एक इंस्ट्रूमेंट सेटअप बैठा है, 20 लोग का बैंड है, 10 लोग का, जितने भी लोग हैं, उस समय में लोग मेहनत करना जानते थे। बड़ी कड़वी भाषा में बात करना चाहूंगा उस, लेकिन यही वास्तविकता है। उस समय में संगीतज्ञ मेहनत करते थे, चाहे वो म्यूजिशियन हो, चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर हो, चाहे वो लिरिसिस्ट हो, चाहे वो सिंगर हो, वो मेहनत करते थे। उस समय से दौर बदला, स्टूडियो का दौर आया, मेहनत उसमें भी हुई, मेहनत आज भी होती है, ऐसी बात नहीं है कि मेहनत नहीं होती। लेकिन आजकल के जो मैं गाने सुनता हूँ, अमूमन उसमें यही होता है ना कि 4 ठो कॉर्ड ले लिया गया, जैसे कैसियो लेके उस कॉर्ड होता है, जो दर्शक जो संगीत से जुड़े होंगे समझेंगे, 4 ठो कॉर्ड ले लिया गया, 4 ठो बटन की दबा दिया गया, उस पर धुन बना ली गई और उस पर जो है गाना रिकॉर्ड हो गया। तो सिंगर को तो खैर मेहनत है, लेकिन म्यूजिक प्रोड्यूसर्स अपने उस मेहनत से बचना चाहते हैं, मेरा जो मानना है आज के समय में। सभी नहीं, लेकिन कुछ हैं। और जिस तरीके से पहले आपने कुछ गाने सुने होंगे, जो गाने आते थे, आर.डी. बर्मन साहब थे, बहुत बड़े म्यूजिशियन थे, बहुत बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर थे। तो उनका एक जो माइंडसेट था, मैंने जो उनको पढ़ा है, उनके गानों को जब जाना, तो उनका एक माइंडसेट था कि वो गाना सिंगर के साथ साथ गाते थे। वो चाहते थे कि गाने को इस तरीके से मैंने बनाया हो तो उस तरीके से परोसा जाए। आप भी कुछ बताइए, लेकिन उस तरीके से, जैसे लता जी का गाना था तो उसमें वो ब्रीथिंग वाला पार्ट था, आप वीडियो देखिएगा कि उसमें, सॉरी, आशा जी का गाना था, आशा जी का गीत था, उसमें एक लाइन है, उसमें गीत थी कि दुनिया में, ये गीत था उसमें, दुनिया में, तो ये आशा जी की लाइन थी। उसके बाद म्यूजिक प्रोड्यूसर बर्मन साहब खुद आए और उन्होंने ब्रीथिंग वाली लाइन बोली, उसमें सांस सिर्फ लिया कि दुनिया में। तो ये मेहनत होती थी। आज के टाइम में म्यूजिक प्रोड्यूसर्स उस मेहनत से बचना चाहते हैं। कम समय में, या यूं कह लीजिए, दौर ऐसा हो गया कि लक्ष्मी इतनी ज्यादा हावी हो रही हैं कि सरस्वती के पीछे लोग जाना नहीं चाहते, ये वास्तविकता है। तो कड़े शब्दों में इस चीज की निंदा करता हूँ, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स को भी मेहनत करनी चाहिए जी। तो क्या कहेंगे हमारे दर्शकों, जो भी आप दर्शक हमारे आपको देख रहे हैं, उनसे आप किस तरह का गुहार लगाएंगे, क्या उनसे कहेंगे कि आप जो है अपने पथ पर आगे बढ़ें? देखिए, सबसे पहले तो चूंकि संगीत, हाँ, संगीत के क्षेत्र में हम हैं, और आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि चाहे हिंदी हो, चाहे भोजपुरी हो, चाहे किसी भी भाषा हो, भाषा मायने नहीं रखती। मायने रखती है कि गाने को कितनी सज्जनता से बनाया गया है, कितने उसको
श्लीलता हम कह लें या कितने शानदार तरीके से उसको बुना गया है, तो उस तरीके को गाने को सुनिए। और जितने भी अश्लील गाने हैं, जितने भी फूहड़ गाने हैं, चाहे वो हिंदी में हो, हिंदी में भी गंदे 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 गाने आते हैं, भोजपुरी में हो। आप चर्चा अगर हम कर लें इस बात पे भी 2 मिनट अगर चर्चा करने चाहें तो हिंदी में 90 के दशक में गाना आया था चोली के पीछे क्या है, ये गीत आया, अश्लीलता की चरम, अश्लीलता इसमें चरम पर दिखाई गई इस गाने में। इसको मैंने एक लोग से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि वस्त्र की तो बात की गई है, आप अपनी मानसिकता क्यों दिखा रहे हैं। तो हमने भी कहा कि भोजपुरियों गाना में चोलिए बेलाउज या कुर्ती कहाला, ओहू में वस्त्र कहाला, लेकिन द्विअर्थीय गाने आते हैं, 2 अर्थीय गाने आते हैं, तो उन गानों का बहिष्कार कीजिए। आज के समय में एक हिंदी में मैंने गाना सुना, कुंडी लगा ले सैया मैं तुझको जन्नत दिखा दूं, ये इस तरीके की अश्लीलताएं भरी जा रही हैं। चाहे गाना आया, लोग उसी को देख रहे हैं, तो रैप आया बम डिगी डिगी बम बम, तो इस तरीके गाने आए। तो मैं इन गानों का शुद्ध रूप से, सार्वजनिक रूप से बहिष्कार करता हूं। और दर्शकों से मेरे हाथ जोड़ के अपील है, आप सभी लोगों से, जितने भी लोग अभी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि इस तरीके के गाने चाहे हिंदी में आए चाहे भोजपुरी में आए, आप बहिष्कार कीजिए। और एक किसी गीत को सुन के उस पूरी भाषा के बारे में कल्पना ना कर लीजिए। जैसे भोजपुरी को लोग बड़ा आदमी कहना ना कि भोजपुरी बड़ा गंदा भाषा ही है, भोजपुरी में वो गाना हो जाए, भोजपुरी में चूंकि अच्छा भोजपुरी में भी हो जाए, हाँ बा भोजपुरी हम सुनत रही ना, भरत शर्मा जी के गाना बा। भरत शर्मा जी की अगर बात करें तो जैसा कि जहाँ तक हमको नॉलेज है कि भरत शर्मा जैसे आज तक नहीं कोई सिंगर होगा, नहीं आने वाले समय में भी, जो कि भरत शर्मा कुछ और थे। देखिए भरत शर्मा जी के बारे में मैंने जितना, मैं ये सारी बातें अपने अनुभव से कह रहा हूँ, तो भरत शर्मा जी को मैंने जितना सुना, तो जिस तरीके से जो उनका स्केल रहा, जो उनकी टोनल क्वालिटी रही, जो ऊपर स्केल में जाके गाते थे, दैट इज़ नॉट ईजी फॉर एवरीवन। और उस स्केल में वो गाते हैं, आज भी गाते हैं, चूँकि अब उम्र के साथ साथ तो एक पड़ाव आता है जीवन में सबके, लेकिन हाँ शानदार गायक रहे। आज भी गाने में जब भी बेहतर भोजपुरी संगीत की चर्चा होती तो सबसे पहले उनका नाम आता है। और जिस तरीके से हिंदी या बॉलीवुड इंडस्ट्री में नुसरत साहब रहे थे, मैं मानता हूँ कि भोजपुरी में उस तरीके से भरत शर्मा जी रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनके बाद भी कई गायक हैं जिन्होंने कई सारे अच्छे अच्छे गाने गाए। मदन राय जी ने गाया, खुद मनोज तिवारी जी ने अच्छा गाना गाया, खुद पवन सिंह ने अच्छा गाना गाया, इन लोगों ने भी बेहतर गाने गाए। लेकिन अब ईश्वर ने क्या चाहा, क्या मानसिकता हुई कि अपने स्वार्थ में इतना लोग गिरने लगे कि भोजपुरी को जो है अश्लील के रूप में प्रदर्शित किया। और लोग जहाँ भी सुनते हैं कि भोजपुरी है ना, तो लोग कहते हैं अरे अरे कहाँ हम सीखें। मतलब कहना ये होता है कि क्यों हम सीखें, खासकर आजकल जो ये CBSE स्कूल के बच्चे हैं चाहे जो भी है, इस पर मैं उन लोगों की कड़ी निंदा करता हूँ कि भाषा है, भाषा को उतना सम्मान दीजिए। एक गीत से लॉलीपॉप भोजपुरी नहीं है, लॉलीपॉप लागे लू भोजपुरी ना है। भोजपुरी के लिए एक ही लाइन है कि मिश्री से मीठ लागे भोजपुर के बोली हो, बड़ा बढ़िया गाने की लाइन है कि मिश्री से मीठ लागे भोजपुर के बोली हो, एक बार बनारस में आके तो देखा। तो ये बनारस की बात नहीं है, पूर्वांचल की, ये पूरे यूपी बिहार की बात है। तो भोजपुरी शानदार भाषा है और मैं जो है भोजपुरी का बहुत बड़ा प्रेमी हूँ, हिंदी का भी प्रेमी हूँ। इतना अच्छा आप बोलते कहाँ से हैं? देखिए चूंकि इसके बारे में मुझे भी किसी ने नहीं बताया, मैं ऑनेस्टली आपसे कहूँ, मैं सीधी भाषा में बात करूँ, किसी ने मुझे नहीं बताया कि किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से। चूँकि बचपन से मेरा जो एक संगीत के अलावा जो मेरा इंटरेस्ट रहा है वो किताबों की तरफ रहा है। बचपन से मैंने काशीनाथ सिंह जी की किताबें पढ़ी हैं, मुंशी प्रेमचंद जी की किताबें पढ़ी हैं, दिनकर साहब की कविताएं पढ़ता हूँ, और सआदत अली मंटो को भी पढ़ा है मैंने, और लोहिया जी को भी पढ़ता रहता हूँ। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी मैंने पढ़ा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी किताब। तो पढ़ते रहता हूँ, मेरी एक अलग हॉबी है। मैं मानता हूँ कि संगीत साहित्य के बिना अधूरा है और साहित्य संगीत के बिना अधूरा है। तो मेरा मानना है कि दोनों का परस्पर मेल लेके हम चलते रहें, और किताबों को, भाषाओं पर अगर पकड़ अच्छी बनानी है तो किताबों के साथ तो रहना पड़ेगा। तो इसलिए मैं किताबों के साथ चलता हूँ। तो शायद मुझे जहाँ तक लगता है कि थोड़ा सा भगवान की कृपा से थोड़ा बहुत बोलने आ गया हमको, ना तो हम कहाँ, हमारा कुछ आवत रहे, हमारा कुछ होना है। आज कैसा लगा था कि जिसे मान लीजिए कि आपको मंच पर बुलाया जा रहा था, एक पहले में क्या अंतर दिखा आपको? देखिए ईश्वर की कृपा है, मैं इससे अधिक कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। जहाँ तक रही बात ईश्वर की कृपा है, लोगों की, आप सब लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, दुआएं हैं साथ में, और दूसरी चीज़ अपना कर्म को प्रधान माना। और जैसा आपने कहा कि कैसा लग रहा है, तो हम नारायण नहीं है कि हम एकदम न्यूट्रल रह लें।
पहली ये सच्चाई है कि हम एकदम पूरा शांत अपने आप को रख लें। तो खुशी होती है कि पहले कहीं लोगों के सामने मतलब जाके स्टेज पे रिक्वेस्ट करना पड़ता था, हाथ जोड़ना पड़ता था कि भैया हमरों के दुगो गावे का मौका मिल जाएगा। आज लोग फ़ोन करते हैं, बुलाते हैं कि आइए हमारे यहाँ गाइए, तो वो ईश्वर की कृपा रही है। जैसा और कि अगर हम किसी भी फील्ड में जाते हैं तो उस फील्ड में गुरु होता है, जी, हर फील्ड में गुरु जी, होता है, तो आप अपना गुरु किसको मानते हैं? देखिए मैं अपना गुरु 3 लोगों को मानता हूँ। सबसे पहले मेरी गुरु मेरी माँ हैं, उनसे मैंने संगीत को सीखा, सुना, जाना, समझा। उसके बाद मेरे गुरु हैं श्याम कुमार शर्मा नाम है उनका, मेरे स्कूल में मेरे टीचर हैं, म्यूज़िक टीचर। उन्होंने मुझे शास्त्रीय का भी अच्छा ज्ञान दिया और लाइट म्यूज़िक में भी इतना, और म्यूज़िक इंडस्ट्री की कुछ वास्तविकताओं से मेरा ऐसा परिचय करा दिया कि मैं उन बाधाओं से लड़ने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास ये नहीं है कि